प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर आपको 23/1/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर फर्स्ट का सीडीपी का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए, दो प्रकार के परीक्षाएं होती है। एक होती है प्रतियोगिता परीक्षा और एक होती है पात्रता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा और पात्रता परीक्षा में मूलभूत अंतर है। प्रतियोगिता परीक्षा में जहां आपको किसी अन्य छात्रों से अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद रहती है कि आप उनसे बेहतर प्रदर्शन कर अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं, वहीं पात्रता परीक्षा में ये उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर क्वालिफाई करेंगे। तो यही एक मूलभूत अंतर है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अभी आप जितनी शिद्दत से मेहनत कीजिएगा उसके फल आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि आपका फल आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। इसीलिए आप जितने अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, जितना अच्छा आप समय दे सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज 23/1/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर फर्स्ट का सीडीपी के क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न को घुमाया जाता है और एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछने की क्या पद्धतियाँ हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परिवार और आस पड़ोस। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण प्रत्यय को से संबंधित कार्य कर लेते हैं। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण प्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने SPCF उन्होंने 4 प्रकार के संज्ञानात्मक विकास को दिया है और SPCF को उन्होंने अवस्था के अनुरूप विभाजित किया है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से फिर वयस्क तक। अगर यदि आपने अभी तक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में CDP नोट्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसमें पिक्चर सहित आपको बताने का प्रयास किया गया है। यदि आप एक बार उसको वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फिर किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जीन पियाजे BBI हॉट टॉपिक है आपका सीटेट का ये हॉट टॉपिक है और जीन पियाजे चाचा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जितना इनसे संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको आप एक बार नोट्स बनाकर देख लीजिएगा तो निश्चित है आपके जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। इसीलिए मैंने
जितने भी मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसकी श्रृंखला मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप ज़रूर देखें। इस सवाल को ध्यान से समझिए और सवाल में क्या बोल रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलिनीकरण द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किस अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक उपकरणों को। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। देखिए अभी तक आपको जीन पियाजे से संबंधित 2-3 प्रश्न देखने को मिल गए। मान लीजिए कि सीटेट में 5 सेक्शन होते हैं और कुल मिलाकर 150 अंकों का परीक्षा होता है। यदि एक सेक्शन जो 30 नंबर में विभाजित होता है और उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित देखने को मिल जाते हैं तो समझिए जीन पियाजे कितने हॉट टॉपिक है सीटेट के लिए। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा और फिर अभी भी कह रहा हूँ, यदि आपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया है यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। पिक्चर सहित मैंने बताया है। अगर आप एक बार भी उसको देख लेते हैं तो आपको जीन पियाजे के किसी भी अवस्था से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में तो वो नहीं छूटने वाले। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल क्या कह रहा है, जीन पियाजे के विचार में बच्चों के निजी वाक्य क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की और क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा और ये इस जो क्वेश्चन है इसके भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती है और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? यह कथन जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। देखिए अभी कथन और तर्क से भी संबंधित सवाल अब ट्रेंड करते हैं, अच्छे खासे मात्रा में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको तर्क से पहले अभी कथन को समझने का प्रयास करना चाहिए कि अब हम आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है सवाल पूछना
समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभिकथन से संबंधित है। अभिकथन क्या है देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क है आपका कि मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन भी गलत है और उसका जो लॉजिक दिया गया है तर्क वो भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में वाधक है, मतलब कि वो रोक देता है, अवरोध उत्पन्न करता है। पहला है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, दूसरा है बहुसंवेगी उपागम, तीसरा है आधारभूत संरचना सुगम्यता और चौथा है आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा जो सकारात्मक क्या है शिक्षा समावेशन में बाधक का कार्य करती है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूंकि एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं तो अभी हम लोग 18वें क्वेश्चन पे हैं और 12 क्वेश्चन अभी लेफ्ट है। चलते हैं। पठन वैकल्प से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सीटेट में अधिगम विकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम विकार किस प्रकार के क्षमता और क्षमता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, उससे संबंधित वीडियो को भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और वो भी वीडियो चित्र सहित अपलोड है। यदि आप एक बार पिक्चर सहित वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको अधिगम विकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में वो नहीं छूटने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपका 19वां क्वेश्चन है आज का। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दृष्टि बाधिता। सॉरी, इस सवाल को एक बार फिर देखिएगा कि आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केस अध्ययन। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन चूज करना है और पहला ऑप्शन है आपका विषय वस्तु को रटकर याद करने से। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिसको आप क्या कीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड अपना कर भी हटा सकते हैं। बच्चे को याद तो कराना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पहले से हो जाएगा। बच्चे को पुरस्कार और दंड के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, जब आप निष्क्रिय रूप से सुनेंगे तो फिर आप सक्रिय कब होंगे, बच्चे सक्रिय कैसे हो जाएंगे, इसीलिए ये भी हट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप इसका भी विधि देखिए, वहाँ जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप मतलब कि आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं और आपके समय निकल रहे हैं, नहीं, आपके समय पर्याप्त रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक तो मैथ का जो सेक्शन होता है 15 नंबर का, क्योंकि मैथ 30 नंबर का होता है, 15 पेडागोजी से होता है और 15 नंबर ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें से 10 या 12 नंबर जो होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करके आराम से आप ले सकते हैं, तो उसमें 15 से 20 मिनट लग जाएगा।
बाकी समय आपको प्रश्न पढ़ना है और उत्तर को आपको टिक मारना है। तो आप ये जो समय होता है इसमें आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें। ऑप्शन जितना आप ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं उतना ही ध्यान से आपको उत्तर को भी पढ़ना है, और उस उत्तर में से सर्वोत्तम उत्तर को, जो सर्वोत्तम आंसर होना चाहिए, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक संरचनावाद। कथन है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क है इसका, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है और आर गलत है। चलते आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का आपका, त्रुटियां जिसे एरर के रूप में जानते हैं अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते आज के 26वें क्वेश्चन पर, और 26वां क्वेश्चन है आज का आपका, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। इसका 26वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 27वां क्वेश्चन है आज का आपका, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सम प्रत्ययों को समझ बढ़ाने के लिए। चलते हैं आज के 28वें क्वेश्चन पर, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी सोच और परासंज्ञान। आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैठने की अनम्य योजना। आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, यदि आपको मेरा वीडियो आप देख रहे हैं पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें। जब आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो एक नई ऊर्जा संचारित होती है और अच्छे आपके पास क्वेश्चन भेजने का मन करता है, प्रोवाइड करने का मन करता है। आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको जब अच्छे कंटेंट मिलेंगे तो आप खुद ब खुद ही आप सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन लाइक आप कीजिए ताकि एक टीचर, कोई भी एजुकेटर हो, जिस भी एजुकेटर का आप वीडियो देख रहे हैं, मैं अपना स्वयं की बात नहीं करता, जब आप किसी भी एजुकेटर का कोई भी वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उनके कम से कम उनके लिए एक लाइक ज़रूर करें ताकि उन्हें भी एक हौसला मिले, उन्हें भी एक नई दिशा मिले कि आपको जो उनके द्वारा जो मेहनत की जा रही है उनका एक सकारात्मक सोच छात्रों के बीच जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं स्वयं की बात ना करके दूसरों को भी इंक्लूड करता हूं कि कोई भी एजुकेटर कोई भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हो और आप उनसे पढ़ रहे हो या आप उनका वीडियो देख रहे हो और उन वीडियो से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये टीचर एक वाकई में जो समझाने का प्रयास कर रहा है और वो आप समझ पा रहे हैं या आप समझ पा रही हो, तो आप ज़रूर उनको लाइक करें, कमेंट करें ताकि वो भी और अधिक मेहनत करने के लिए उत्सुक रहें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक नए
संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न उप संप्रत्यय के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ये आज के आपके लास्ट क्वेश्चन थे जो CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसको आप करवा दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको लग रहा है कि आपकी कंटेंट आपके काम में आ रही है, आपके लिए बेनिफिट है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख सके, समझ सके, एनालाइज कर सके और उसी अनुरूप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। क्योंकि इसमें छात्रों के बीच कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, कोई आपको एक दूसरे के आगे निकलना नहीं है, क्योंकि ये छात्रों के बीच होड़ पोड़ की स्थिति नहीं है। यह एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपके नंबर आपका भविष्य निर्धारण करेंगे। और सीटेट और बीएड जो भी आप कर रहे हैं, जिस राज्य से है आप कर रही हैं या कर रहे हैं, तो इसे आपको ही जब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, तो ये आप भली भांति परिचित हैं कि आपके प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं आने वाले। तो जितने शिद्दत से आप सीटेट बीटेट या कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रही हो या कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप सीटेट को भी उतने ही सजगता से लें और एक ही बार में अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता से एक ही बार में प्रयास करने का प्रयास करें, ताकि आपका भविष्य आपके हाथ में है और आपका भविष्य को उज्जवल बनवाने के लिए आपका ही मेहनत ही आपका साथी बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।